हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं क्या इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जैसे कि हमने सॉइल मैकेनिक्स में हमने पढ़ लिया है ओरिजिन ऑफ सॉइल्स और सॉइल वाटर रिलेशनशिप। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। क्या तीसरा चैप्टर क्या है हमारा? सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल इसलिए पढ़ रहे हैं हम, पढ़ लिया हमने कि सॉइल का हमारा कैसे पैदा होती है, कब मरती है और वो कहाँ कहाँ जाती है, कब, क्यों, कैसे, उसका मतलब हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल में पढ़ लिया। सॉइल वाटर रिलेशनशिप में हमने पढ़ लिया 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, क्या हमारा 4 फेज सिस्टम हो सकता है, क्या हमारा 1 फेज सिस्टम हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। अब आते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज देखो, इंडेक्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल फाइल जब बनाते हैं तो हम जो पहले पे लिखा रहता है वो इंडेक्स लिखा होता है। तो हम प्रैक्टिकल फाइल में जो पहला पेज होता है, जिसमें पहले या दूसरा पेज होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर, नेम और उसमें क्या है आपका पेज नंबर और सीरियल नंबर, ये सब चीज़ डालते हैं। तो हमें ये हमें पता पड़ जाता है कि हमें आसानी हो जाती है कि हमारी प्रैक्टिकल फाइल में कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर किस पेज नंबर पर है और इसका मतलब क्या है। अरे ये प्रैक्टिकल है, हमें हमें ये आसानी तो हो रही है, हमें ये विशेषता पता पड़ रही है, हमारे टाइम इतना बच रहा है उससे कि हम आसानी से उस चीज को प्रैक्टिकल फाइल में जो भी चीजें हैं हम उसे आसानी से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर पता होना चाहिए या नंबर पता होना चाहिए या नेम पता होना चाहिए। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो किस पेज नंबर पर है और किस सीरियल नंबर पर है, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी ढूंढने में, सर्च होने में। ऐसे ही इंडेक्स है, इसमें इसमें इंडेक्स शब्द आ गया है। इंडेक्स का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मतलब सॉइल तो हमारी बहुत सी प्रकार की है, लेकिन उसे हम आसानी से तरीके से छांटना और उसकी विशेषता जानना एक प्रकार से और उन सबको बताना, ठीक है। तो वो है आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज। मतलब कहने का मतलब उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार हम इंडेक्स फाइल में या प्रैक्टिकल फाइल में हम ये जान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट नेम कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जान लेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में मतलब ये है कि हमारे सॉइल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वाटर कंटेंट भी होता है ना। वो सॉइल का कण बड़ा हो, छोटा हो, ये भी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, यूनिट वेट हो, टफनेस हो, सेंसिटिविटी हो, टिक्सोग्राफी हो, एक्टिविटी हो, कलोक्सिलिटी हो, ये सारी चीजें हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो उनको छांटना और उनके बारे में जानना और विशेषता प्रकार करना, तो ये सब चीजें हैं। एक आपका वाटर कंटेंट, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी लिमिट, टफनेस इंडेक्स, सेंसिटिविटी, टिक्सोग्राफी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी, ये चीजें हैं। देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि दीज प्रॉपर्टीज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब ये प्रॉपर्टीज सॉइल को आइडेंटिफिकेशन करती हैं, मतलब आइडेंटी करती हैं। आइडेंटी मतलब परिचय बताती हैं और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करती हैं, मतलब प्रकार में बांटती हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन, दे डू नॉट डायरेक्ट इंडिकेट, दे ये हमारा क्या है, डायरेक्ट, ये दे डू नॉट डायरेक्ट इंडिकेट स्ट्रेंथ, ये डू नॉट डायरेक्ट स्ट्रेंथ बट इनिशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉइल टाइप एंड बिहेवियर, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बताता हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन ये सॉइल टाइप और उसके बिहेवियर के बारे में बता देता है। भाई हम जाहिर सी बात है, सॉइल टाइप पता पड़ जाएगा हमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज में, उसका बिहेवियर पता पड़ जाएगा। एक चीज और है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो हमारे फिजिकल, ये एक प्रकार के बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की, ये हेल्प करती है इंजीनियर बिहेवियर को, मतलब एंड इट इज एक्यूरेट क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से करती है। देखो मेरा कहने का मतलब है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या करती है ये सॉइल को, ये सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर के बारे में बताती है। सर ये इंजीनियर बिहेवियर क्या, पहले समझ लो। इंजीनियर बिहेवियर जैसे दिस प्रॉपर्टीज डिफाइन द स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल्स अंडर लोड, दे आर क्यूबिकल ऑफ डिजाइन और कंस्ट्रक्शन डिसीजन। मतलब कि ये है कि जब हम सॉइल के ऊपर कोई लोड लगा रहे हैं तो वो कैसा बिहेव करेगी, वो कैसी स्ट्रेंथ देगी, वो कैसी उसकी परफॉर्मेंस होगी, ये सब चीज जानने को मिलती है हमें, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, इंजीनियर प्रॉपर्टीज होती है। दे आर क्रूरिकल फॉर डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन डिसीजन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन डिसीजन है ना। जैसे बेरिंग स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, है ना भाई। उसकी हमारी बेरिंग स्ट्रेंथ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें लोड सहने की क्षमता कितनी है,
है ना, उस पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। शेयर स्ट्रेंथ मतलब उसमें कहीं वो तो नहीं हो को हमारी रपट तो नहीं जाए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम नींव रख रहे हैं और हमारी वो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए, कोलैप्स कर जाए। ड्राई स्ट्रेंथ, यदि वो ड्राई स्टेट पर है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, क्यों है, कैसे, सब कुछ। परमेबिलिटी, पारगम्यता बोलते हैं इसको, मतलब पानी के बहने की गति को। देखो जाहिर सी बात है, लूज, जैसे कि इसमें लिख रखा है, देखो मैं बहुत अच्छा डायग्राम लाया हूँ। लूज सॉइल में क्या है, लूज सॉइल में पानी आसानी से बह रहा है, देखो पानी। और डेंस सॉइल्स में बहुत मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से जाना पड़ता है, और जब कहीं वो बहती है पानी, जो आसानी से बह रही है तो इसका मतलब ये है आपकी हाई परमेबिलिटी है। और डेंस सॉइल्स में यदि हम देखते हैं तो उसमें लो परमेबिलिटी है, मतलब पानी बहने की क्षमता है ही नहीं। ठीक है, तो परमेबिलिटी जाने को मिलती है। शेयर फेलियर, जैसे कि शेयर फेलियर भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखो इतना ज्यादा घुसने की कुछ मत करो, लेकिन ये है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। अब समझते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हमने दो भागों में बांटा है। एक सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज मतलब सॉइल, मिट्टी, ग्रेन, कण, प्रॉपर्टीज विशेषताएं या आपका गुण। सॉइल के ग्रेन के अंदर क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, शेप एंड साइज, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सबको पता है कि भाई यदि कोई भी स्टैंडर्ड फ्लूइड है, या जैसे हम मान लेते हैं पानी है, तो पानी की डेंसिटी से ज्यादा हमारी सॉइल की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, या वो डूबेगी पानी में या तैरेगी, इस चीज का डिफाइन हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के माध्यम से करते हैं। एक आता है शेप एंड साइज, मतलब कि उस सॉइल का शेप कैसा है, साइज कैसा है। ठीक है, एक है आपका सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज मतलब मिट्टी, एग्रीगेट आपको मिलावा पता ही है, हिंदी में बोलते हैं, और प्रॉपर्टीज मतलब विशेषता या गुण। तो जो मिट्टी के जो मिलावा है उसमें क्या विशेषता है। अब मिलावा आ गया तो हमें सबको पता है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में हमने पढ़ा है कि एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, एक होता है कोर्स एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, ये है वाटर कंटेंट कंसिस्टेंसी लिमिट। फाइन ग्रेन्स में हमें क्या पता पड़ेगा, वाटर कंटेंट, है ना, और कंसिस्टेंटी लिमिट। और कोर्स ग्रेड में हमें पता पड़ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बेटा कुछ नहीं है, जैसे कि हम सबको मैंने पहले बताया था कि डेंसिटी आ गया रिलेटिव, तो मतलब रिलेट करना किसी एक साथ से, है ना। संबंध, जैसे रिलेशन मतलब संबंध, रिश्तेदार। ऐसी मिट्टी में भी रिश्तेदार होंगे, कोई ना कोई कैसे प्रकार का कण होएगा, कोई किसी प्रकार का मिट्टी का कण होएगा, तो उनके उनसे पता करना कि ये डेंस है या लूज है। ठीक है, तो वो डेंस है, डेंसिटी पता करना एक प्रकार से, वो है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी इंडेक्स वही है बेटा, उसी को बोलते हैं। अब आते हैं, देखो ये पढ़ लिया, अब आते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट बेटा कुछ नहीं है, जैसे कि हम सबको पता है कि सॉइल के सॉलिड में कितना पानी है ये हमारा वाटर कंटेंट बताता है, और सॉइल में कितना पानी है ये हमारा एपरेंट वाटर कंटेंट बताता है। तो सबको ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100, ये सब चीज है ही। अब आते हैं, पहले जान लेते हैं हमारे सॉइल में कितने प्रकार का पानी होता है। सॉइल में बेटा हमारा 4-5 प्रकार का पानी होता है। अब कैसे होगा सर जी, अरे बेटा यदि कम पानी है तो उसका नाम रख दिया, उससे ज़्यादा पानी है तो उसका नाम रख दिया, उससे ज़्यादा पानी है तो उस पानी रख दिया, उसका नाम रख दिया, उससे ज़्यादा पानी है तो उसका नाम रख दिया, और सॉइल के अंदर जो मिनरल टाइप में वो जो पानी है उसका नाम रख दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ। अब यही है, धीरे धीरे हम इसमें क्या है, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर पानी बढ़ाते जा रहे हैं इसमें धीरे धीरे। एक बात और समझिए, यदि हमारे नेचुरल स्टेट में मिट्टी है, नेचुरल स्टेट में मिट्टी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर पाया जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब हमारी मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ पानी पाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो है ऐसा तो है नहीं हमने पानी नहीं मिलाया, पानी मिलाया ही नहीं। कहने का अर्थ यह है कि हमने बिना मिट्टी में पानी मिलाए हुए, मिट्टी में पानी मिलाया ही नहीं,
और मिट्टी में पानी मिलाया ही नहीं और नेचुरल स्टेट में है हमारी सॉइल, तो उसमें कुछ ना कुछ तो भैया पानी होगा, एब्जॉर्ब करेगी एटमॉस्फेयर से मिट्टी। तो जो सॉइल के जो कण है वो बेटा एक प्रकार से उसमें एक प्रकार के आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जो वाटर के जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं सॉइल के एटम और किसके, पानी के एटम, या हम ऐसा बोल सकते हैं सॉइल के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में आकर्षण करते हैं, आपस में मिलना चाहते हैं, वो चिपक भी जाते हैं क्योंकि वो कम मात्रा में है। कहने का मतलब ये है कि पानी की बहुत कम मात्रा है और वो उसमें नेगेटिव जो जो चार्ज है, मान लो कि हमारे ये बात समझो, H2O, H2O ये लिखते हैं हम, तो H क्या है, पॉजिटिव, H ही हो गया, H ही हो गया पॉजिटिव, और O यहाँ हो गया, ठीक है, HHO, ठीक है। एक मिनट में समझाता हूँ अच्छी तरह। HHO ऐसी तो होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो यह क्या करते हैं, जब हमारी जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर हमारे होते हैं नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज के साथ जुड़ते हैं और कम, यदि देखो कहने का मतलब ये है कि जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, ऐसे भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो और पॉजिटिव चार्ज कम हो, ऐसे हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज बराबर हो पॉजिटिव चार्ज के, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि नेगेटिव चार्ज कम हो और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो वो तो फिर जब कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो हमारी सॉइल के अंदर मिट्टी पानी तो होता ही है, सॉइल के अंदर मैंने बता दिया आयन भी होते हैं, तो आयन से चिपकने वाले पानी के मॉलिक्यूल चिपकते हैं। आप ये देखो, आप ही देख लो, आप या तो अपने से नीचे देखते हो लड़की को, नीचे लेवल की, मतलब नीचे लेवल की मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके हिसाब में हो, अपनी औकात से बाहर नहीं देखते भाई, ये तो अपनी औकात से बाहर है, इसे हटाओ, है ना, ये तो करते। या अपने औकात के बराबर हो, कहने का मतलब यदि मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर नहीं देखूंगा, और डॉक्टर से नीचे फार्मासिस्ट भी देख सकता हूँ लड़की। और यदि मैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं डॉक्टर हूं और मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ऐसा तो बहुत कम चांस होता है ना। ऐसा ही इसमें नेगेटिव चार्ज कम है, यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव कम है तो झेल लेगी, समझ रहे हो, मतलब इससे चिपकेंगे, जितने ये नेगेटिव चार्ज है इससे चिपकेंगे, प्लस आयन से चिपक गए, तो इसी को बोल दिया बेटा फिल्म वाटर। और ठीक है, और ज्यादा मात्रा में यदि हाँ भाई जितने नेगेटिव चार्ज हैं और उससे ज्यादा पानी आ गया या उसके बराबर पानी आ गया, देखो समझो, यदि नेगेटिव चार्ज कम है पॉजिटिव से तो ये हो गया फिल्म वाटर, और नेगेटिव चार्ज बराबर है पानी के पॉजिटिव चार्ज से तो उसको बोल दिया हाइड्रोस्कोपिक वाटर। है वही, चारों तरफ पानी चिपक जाएगा सॉइल के ग्रेन के चारों तरफ, लेकिन एक होगा कम मात्रा में, तो जो थोड़ी सी पतली लेयर होगी तो उसी को बोल दिया क्या, फिल्म वाटर, और ज्यादा पानी की मात्रा होगी तो उसको बोल दिया है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर से लिया गया है पानी, चिपक गया है उसमें सॉइल ग्रेन्स में। आप ये देखते हो यदि आप सुबह उठो और सॉइल कुछ ना कुछ तो गीली देखोगे ना पैर में चलते हैं, तो वो हो गया एक फिल्म वाटर, एक हाइड्रोस्कोपिक। तीसरा आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर में क्या है सर, पानी की मात्रा और ज्यादा बढ़ा दी गई, इसमें लिखा है सॉइल मॉइस्चर एबिलिटी इंक्रीज। पहले तो फिल्म वाटर होगी, सॉइल के कण के चारों तरफ चिपकेगी ये, फिर
इसमें भी ज्यादा हमने पानी मिल गया, यदि एटमॉस्फेयर से और गेन कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, तो और चिपकेगी, इससे चिपक गई। और पानी चिपक, और भी पानी हो गया तो ये जो जो अब भैया चिपक तो नहीं सकता, जितने भी आए ना, जितना भी अट्रैक्ट कर सकता है उसने रोक लिया सॉइल ने, और जो नहीं रोक सकता वो दूसरे को देगा। कहने का मतलब है सॉइल ग्रेन ऐसा भी तो है बेटा कि जितना सॉइल का कण उसको झेल सकता है पानी के मॉलिक्यूल्स को, उतना तो झेल लेगा, पकड़ लेगा, पकड़ के रखेगा। और ज्यादा यदि पानी आ गया उसके अंदर, पानी के मॉलिक्यूल आ गया, तो वो अपने पास नहीं रखेगा, अपने बराबर वाले को दे देगा ना, भैया तू ले पानी को, तू कर। तो वो दूसरा वाला तीसरे को दे देगा, तीसरा वाला चौथे को दे देगा, पांचवा वाला छठे को दे देगा। ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके वो पानी धीरे धीरे पानी के मॉलिक्यूल्स मूव होने लगेंगे। जब पानी के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल्स मूव होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है मूव होएगा। ऐसे ही तो मूव होते हैं हमारे प्लांट में। प्लांट में जैसे हम देखते हैं कि रूट से पानी ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड की तरफ, हमारे पत्तियों में, हमारे फूलों में, हमारे फलों पर, हमारी टहनियों में। तो वो सर हम डालते जमीन में है, और जमीन से ये पानी कैसे एब्जॉर्ब करके ये फूल पत्तियों ऊपर तक कैसे जाता है? ये तो सर एंटी ग्रेविटी हो गया। भाई ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे काम करती है ना, और ये तो नीचे से पानी ऊपर ले जा रहा है। तो वही बेटा, वही मैं बता रहा हूं कि जो नीचे सॉइल के ग्रेन्स हैं, ठीक है, वह पानी को जितना रोक सकते हैं, अपने पास होल्ड करने की क्षमता है उतना रोकते हैं, और नहीं तो फिर वो दूसरे को देने लगते हैं, धीरे 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 देने लगते हैं। और प्लांट में एक ऐसी लेयर होती है, जाइलम फाइलम नाम की चीज होती है, अभी नहीं, वह क्या करते हैं, धीरे 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 वह ऊपर की तरफ वो ट्रांसपोर्ट करने का काम है उनका, न्यूट्रिशन एंड वाटर। तो वो धीरे धीरे पानी को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। यही है कैपिलरी, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी। देखो इसमें क्या है, ये फिल्म वाटर होगी, और ये हाइड्रोस्कोपिक, और देखो ये हो गया आपका क्या, कैपिलरी वाटर। ये कैपिलरी वाटर फिर एक दूसरे को दे रहा। और यदि कैपिलरी वाटर से भी ज्यादा पानी हो गया तो फिर बेटा, फिर जाहिर सी बात है वो तो ग्रेविटी जब तक काम नहीं करेगी, जब तक कोई बड़ा साइज नहीं होगा। जैसे ही पानी का साइज बड़ा हो जाएगा तो ग्रेविटी ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी। यदि थोड़ी सी महीन लेयर्स में है तो उसको बोल दिया फिल्म वाटर, थोड़ी सी बड़ी है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। और कैपिलरी में भी हमारा ग्रेविटी काम नहीं करती, एंटी ग्रेविटी है। लेकिन यदि इससे ज्यादा, मतलब औकात से ज्यादा, या आप कहते हो घड़ा ज्यादा, पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो बिखरने लगता है। तो यदि ऐसे ही इसमें, यदि इसका जो घड़ा है सॉइल से, मतलब कहने का मतलब है सॉइल की मिट्टी के कणों से ज्यादा यदि पानी होगा तो मिट्टी के जो कण हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, पहले तो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा पानी मिला दिया तो एक दूसरे ग्रेन को देंगे, एक दूसरे जो मिट्टी के जो कण है एक दूसरे कणों को देंगे पानी। और ज्यादा पानी मिला दिया तो बेटा वो पानी जो है धीरे 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 वो बहने लगेगा, उस पर ग्रेविटी काम करने लगेगी, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। ठीक है, फिल्म वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी, और एक ग्रेविटेशनल। एक होता है बेटा स्ट्रक्चर वाटर। स्ट्रक्चर वाटर भी समझेंगे। अब इसमें समझो, एक ऐसा पॉइंट है जहां बेटा फिल्म वाटर और हाइड्रोस्कोपिक खत्म हो जाते हैं, फिर वो कैपिलरी चालू हो जाती है, तो ये कैपिलरी है। एक ऐसा फील्ड कैपेसिटी है, उसके बाद आपकी ग्रेविटी चालू हो जाती है। देखो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल वाटर होता है, मतलब बहने लगता है। समझ में जो चीज समझा रहा हूं। अब समझो, देखो मैंने बताया कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर में जो सॉइल के ग्रेन है वो ऊपर चिपक जाते हैं, इसके सॉइल के ऊपर चिपक जाएंगे। लेकिन जो कैपिलरी वाटर है वो सॉइल के ऊपर तो पानी तो चिपकेगा, और दूसरी जगह भेजने की कोशिश करेगा, और दूसरे कणों को, उनको भी गीला करेगा। नो भाई मैं तो गंदा हूं ही, तुझे भी गंदा कर रहा हूं। मैंने तो शादी कर ली, तू भी कर शादी। मतलब पानी को मान लो लड़की, और ग्रेन्स को मान लो, मिट्टी के कणों को मान लो लड़का। ऐसे भी समझ में नहीं आएगा तो मतलब ये है कि भाई जिसकी जैसी क्षमता ही सॉइल के ग्रेन को, पानी को होल्ड करने की, रोकने की, उतना तो रोकेंगे, फिर वो दूसरे को देने की कोशिश करेंगे, तो वो दूसरे को जो देंगे उसी को बोल दिया कैपिलरी वाटर, मूव होने लगेगा। एक है आपका, यदि ज्यादा ही पानी हो गया भाई कैपिलरी वाटर, भाई एक दूसरे जो सारे ग्रेन में
सारे ग्रेनों में मिट्टी के जो कण है वो सारे पानी से एब्जॉर्ब कर लिया और उनकी औकात नहीं है उनको हेल्ड करने की, उनको रोकने की, उनकी क्षमता करने की, तो बेटा उसी को बोल दिया ग्रेविटेशनल वाटर, फिर पानी बहने लगेगा। आप समझो, हाइड्रोस्कोपिक वाटर मैंने बता दिया, देखो सॉइल के ग्रेन है, इसके ऊपर चिपक रहा है, और यदि ये पानी हाइड्रोस्कोपिक वाटर दूसरे ग्रेन को देने लगता है तो जो बीच का रास्ता जो है उसी को बोल दिया कैपिलरी वाटर। देखो दूसरे को दे रहा है तो ये है कैपिलरी वाटर। और ग्रेविटेशनल वाटर बेटा मूव होने लगता है कैपिलरी के साथ, ये मूव होने लगता है। ये कहां कहां पाया जाएगा, देखो एब्जॉर्ब वाटर मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोस्कोपिक और फिल्म वाटर, ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये कहां पाया जाता है, ये पार्टिकल की सरफेस पे पाया जाता है, थिन सरफेस पे, और ये थोड़ा सा मोटा होता है हाइड्रोस्कोपिक के मुकाबले। अब मिट्टी के जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा पानी पाया जाएगा, उसमें कैपिलरी वाटर पाया जाएगा और ग्रेविटेशनल। यदि मिट्टी के जो कण है उसमें छोटे छोटे क्या है, पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स, तो उसमें कैपिलरी। और बड़े पोर्स हैं, यदि बड़े बड़े रिक्त स्थान है तो उसमें जो पानी मूव होगा तो वो ग्रेविटेशनल। बस ये समझो, चाहो तो इसे पूरे मत करो, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मतलब कहने का मतलब है सॉइल के अंदर 4-5 प्रकार के हमारा वाटर होता है, फिल्म वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो आपके ग्रेविटेशनल और कैपिलरी ये बेटा मूव होने वाले हैं। और एक होता है स्ट्रक्चर वाटर जो सॉइल के अंदर मिनरल के तरह काम करते हैं। एक सॉइल के अंदर भी तो होंगे, एक सॉइल के बाहर वाले तो क्या बोल दिया हमने, हाइड्रोस्कोपिक और फिल्म वाटर, और सॉइल के अंदर जो होगा बेटा वो होगा स्ट्रक्चर वाटर, ठीक है। वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि कार स्टॉप, ये याद कर लेना, ये मैंने याद करने के लिए बताया है कि कुछ ऐसे आपके वो होते हैं क्या, टर्म एंड कंडीशन होते हैं। मतलब कहने का मतलब है वाटर को निकालने की प्रक्रिया कई प्रकार की होती हैं, उनको याद करना है। उनको याद करने का जो शॉर्ट टर्म है, जो याद करने की जो ट्रिक है, उसको हमने बोल दिया कार स्टॉप। इसमें मैंने लड़की दिखा दी और सीपीडब्ल्यू की गाड़ी दिखा दी है ना। ये आपका एम्स है, एम्स मतलब ये आपको उद्देश्य है, आपको गाड़ी चाहिए और गाड़ी के ऊपर लिखा होना चाहिए CPWD, सरकारी, वो भी लाल बत्ती होनी चाहिए इसके ऊपर, और लड़की लिफ्ट मांग रही है, ये तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कार स्टॉप। तो C4 होता है बेटा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये भी एक मेथड है वाटर कंटेंट का निकालने की प्रक्रिया को। दूसरा है A4 एल्कोहल, R4 रेडिएशन मेथड, S4 सैंड बाथ मेथड, T4 टोरेजनल बैलेंस मेथड इंफ्रारेड, O4 ओवन ड्राई मेथड, P4 पिक्नोमीटर मेथड। समझ में आई। कार स्टॉप ये आपके 7 प्रकार के वो है पानी निकालने की, वाटर कंटेंट निकालने की टॉपिक या वाटर निकालने की प्रक्रिया, प्रोसेस है इनके, उनके नाम है, तो उनको याद कैसे कर सकते हैं, कार स्टॉप। पहला आपका ओवन ड्राई मेथड में, जाहिर सी बात है ओवन ड्राई में तो हम सर ओवन में रखेंगे शायद मिट्टी, वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद उसमें जो पानी वो सूख जाएगा, शायद ऐसे ही होता होगा। और उससे एक सॉइल को ओवन में रखने से पहले वजन करते होंगे, एक सॉइल को जाहिर सी बात है एक सॉइल को जब हम गर्म करने के बाद उसका वजन लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो गर्म करने के बाद वो पानी उड़ जाएगा, तो हमें ये पता पड़ जाएगा पानी कितना, ऐसे ही होगा। हाँ बेटा यही है, इसी में ये है कि ओवन ड्राई मेथड में ये है कि ये मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है, पहले तो ये समझो, सबसे बढ़िया है, और किसी भी सॉइल से यूज कर सकते हैं। तो एक हम लेते हैं कंटेनर, कटोरी या कुछ भी, बार, जार, कुछ भी कंटेनर लेंगे, उसका हमने कंटेनर नाम ले लिया है। पहले उसका ले लेंगे उसका वजन, तो उसका वजन ले लेंगे M1। दूसरा क्या है, मास ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल्स, M2। मास ऑफ कंटेनर प्लस में उसमें हम गीली मिट्टी रख देंगे तो उसका वजन ले लेंगे। तीसरी हम क्या लेंगे, तीसरा हम उसका वजन लेंगे, एक तो मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, जो हमने 105-110 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटा गर्म करने के बाद जो मिट्टी है सुखाई है,
उसका वजन ले लेंगे। हाँ, तो कैसे लेंगे, हमें पता है, इसमें लिखा है वाटर कंटेंट बराबर क्या है, मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। है ना, तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम M2 में से M3 माइनस कर दें, मतलब ड्राई सॉइल्स में से या गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी घटा दें, तो हमें पता पड़ जाएगा कि पानी कितना बचा। भाई जाहिर सी बात है, सॉइल के अंदर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, उसका वजन भी होगा, तो गीली मिट्टी में ज्यादा वजन होगा, सूखी मिट्टी में कम वजन होगा, उन दोनों के घटाव से पता पड़ जाएगा कि उसमें वाटर कितना। दूसरा क्या है, अब हमें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड भी पता करना है। वो कैसे होएगा कि M3 में से M1 माइनस कर दे, मतलब ये जो ड्राई सॉइल्स है, ड्राई सॉइल में से और कंटेनर का वजन माइनस कर दें। पहले तो M3 हमारा ड्राई सॉइल्स प्लस मास ऑफ कंटेनर था, उसमें से हम M1 मतलब कंटेनर का वेट यदि माइनस कर दें तो हमें ड्राई सॉइल्स का वेट पता पड़ जाएगा, सॉइल सॉलिड का पता पड़ जाएगा। तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं। W1 मतलब कंटेनर का वजन, W2 में कंटेनर प्लस गीली मिट्टी, W3 में कंटेनर प्लस ड्राई मिट्टी, यही करना है। वाटर कंटेंट बराबर क्या है, हमने क्या करा है, गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी का वजन घटाया, तो इस समय पता पड़ेगा कि वाटर कंटेंट कितना है, और डिवाइड कर दिया क्या, किससे किससे, ड्राई सॉइल से, तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे मिट्टी के अंदर कितनी। अब आते हैं क्या, ड्राइंग ड्यूरेशन बाय सॉइल टाइप। ड्राइंग ड्यूरेशन बाय सॉइल टाइप, ग्रेवल एंड सैंड जो है ये 4 से 6 घंटा, मतलब ओवन में हम यदि हम उसे गर्म करने की टाइम जो होता है वो कितने घंटे हमें रखना चाहिए ओवन में, ये भी तो होगा। यदि आपकी ग्रेवल और सैंड है तो 4 से 6 घंटा रखना चाहिए। सिल्टन क्ले है तो 16 से 20 घंटा रखना चाहिए। इनऑर्गेनिक सॉइल है तो 4 से 16 घंटा रखना चाहिए। ऑर्गेनिक सॉइल है तो 12 घंटा रखना चाहिए, है ना। और जनरल प्रैक्टिस के लिए हम 24 घंटा रख सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो जब, ठीक है, कंप्लीट मॉइस्चर रिमूवल 24 घंटे के अंदर हमारा कंप्लीट मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। टेम्परेचर लिमिट बाय सॉइल टाइप, टेम्परेचर की लिमिट क्या क्या है। ऑर्गेनिक सॉइल्स में मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस हम गर्म कर सकते हैं। भाई एक ना एक लिमिट भी तो होगी कि हम कोई सी सॉइल को कितना गर्म कर सकते हैं, कितनी देर तक मैंने बता दिया। कितने टेम्परेचर पर रखना है ऑर्गेनिक सॉइल को, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं, 60 डिग्री से बस अधिकतम, 60 डिग्री से कम कम, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल्स में हमारे ऑक्सीडेशन होने लगता है फिर ऑर्गेनिक मैटर का। और यदि कोई सॉइल हाई, उस सॉइल के अंदर हाई जिप्सम कंटेंट है तो मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस करते हैं। क्योंकि क्योंकि जो फिर लॉस ऑफ वाटर होने लगता है, क्रिस्टलाइजेशन। और यदि हम जितनी भी सॉइल्स हैं 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि फिर उसमें स्ट्रक्चर वाटर जो है लॉस होने लगता है। अब आते हैं की फीचर्स में। मोस्ट एक्यूरेट एंड स्टरलाइजेशन मेथड है, ठीक है। सुटेबल फॉर ऑल सॉइल टाइप है ये, ठीक है, सबसे एक्यूरेट है ये। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स जो है ये, रिक्वायर्ड कंट्रोल लैब कंडीशन है ये, मतलब लैब कंडीशन मतलब लैब में ही कर सकते हैं चीज, सारी चीजें। टेम्परेचर को, सबसे बड़ी बात यह है कि टेम्परेचर को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिनेबल एंड कंसिस्टेंट।
टेम्परेचर कंट्रोल इज रिलेबल एंड और इट इज ए मोर सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल्स। कोहेजन लेस सॉइल्स के लिए बहुत सुटेबल है। अब आते हैं क्या सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में देखो बेटा मैंने समझाया कि एक मिनट सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, ये क्विक फील्ड मेथड है व्हेन ओवन इज नॉट अनेबल मॉइस्ट सॉइल्स is placed in container and kept 3 centimeter on more depth in sand bath heated by corrosion stop. Follow same range step and oven dry method W1 W2 W3 ठीक है। नो टेम्परेचर कंट्रोल रिस्क फॉर लूजिंग स्ट्रक्चर वाटर मतलब कि ये एक प्रकार का क्या है क्विक मेथड मैंने बता दिया ठीक है। और ये जो है इसको मतलब 3 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए किसकी, ये जो कंटेनर हम इसमें डाल रहे हैं रख रहे हैं 3 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही लिख दिया गया है ना। और कैरोसिन का स्टोव होना चाहिए ये बोल दिया ठीक है। ओवन ड्राई मेथड करते हैं फिर ये बिल्कुल उसी की तरह है ना। फिर इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, नॉट सुटेबल फॉर सॉइल्स विद हाई जिप्सम और ऑर्गेनिक कंटेंट, लेस एक्यूरेट देन ओवन ड्राइंग ठीक है, लेस एक्यूरेट है ठीक है देन ओवन ड्राइंग। ठीक है। अब आता है क्या मॉइस्चर मीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये 4 से 6 ग्राम लेते हैं मिट्टी हम, उसके साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के साथ। रिएक्शन प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस CA2H2 ठीक है। इसके साथ रिएक्शन के बाद एसिटिलीन गैस पैदा होती है। दिस गैस क्रिएट प्रेशर इनसाइड द सील चैम्बर यूजस गैस है ये प्रेशर इनसाइड मतलब प्रेशर क्रिएट करती है कहाँ पर, ये सील्ड चैम्बर में। प्रेशर इज रीड ऑन डायल गेज विद इज स्टैंडर्डाइज टू इंडिकेट वाटर कंटेंट। रिएक्शन सॉइल में H2O प्लस CaCO2 C2H2 एसिटिलीन गैस CaH2OS का उपयोग। फीचर ये है क्विक मेथड 5 से 7 मिनट पोर्टेबल फिल्म मेथड है। नो नीड फॉर ड्राइंग फॉर वेजनिंग आफ्टर रिएक्शन, suitable for coarse grain soils, not recommended for soils with high organic matter for gypsum. Determine apparent water content with including hydroscopic capillary water but may exclude chemical bonded water. ये क्विक मेथड है ठीक है, मतलब कि 5 से 7 मिनट में हो जाता है। इसमें वेट मतलब ड्राई कुछ आग जलाने की जरूरत नहीं है, कुछ ड्राई करने की जरूरत नहीं है। ये सुटेबल फॉर कोर्स एग्रीगेट ठीक है, रिकमेंडेड फॉर हाई एग ये हम रिकमेंडेड नहीं कर सकते हाई ऑर्गेनिक मैटर ऑफ जिप्सम के लिए ठीक है। और इसमें क्या है एपरेंट वाटर कंटेंट निकाला जाता है, मतलब सॉइल के अंदर कितनी वाटर कंटेंट है ये पता
लेकिन हमें निकालना क्या है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए एप्रिन वाटर कंटेंट अपॉन में 1 माइनस एप्रिन वाटर कंटेंट, तो इससे हमें वाटर कंटेंट पता पड़ जाएगा। इसमें यह है दिक्कत कि इसमें सॉइल की क्या आती है, वाटर कंटेंट आता है, हमें चाहिए सॉइल के सॉलिड में, तो माइनस कर देते हैं। रेडिएशन मेथड में क्या है, ये फील्ड मेथड है, यूज फॉर एक्यूरेट मॉइस्चर मेजरमेंट। ठीक है, एक्सपेंसिव बट प्रिसाइज, एक्सपेंसिव है लेकिन प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट बताती है, ज़्यादा महंगी है। यूज फॉर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, कोबाल्ट 62 emit न्यूट्रॉन लूज एनर्जी। न्यूट्रॉन क्या लूज एनर्जी करते हैं, जब व्हेन दे स्ट्राइक वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉइल्स। अच्छा, दिस एनर्जी लूज इन डिटेक्ट एंड स्टेरिलाइजेशन टू कैलकुलेट द वाटर कंटेंट। कुछ नहीं है, इधर से हम क्या भेजते हैं, C60 रेडियो एक्टिव मटेरियल भेजते हैं, और ये डिटेक्टर होता है जो जो आपके रेडियो एक्टिव किरणें हैं उनको डिटेक्ट करेगा। ये न्यूट्रिनॉन है, ये पानी है, ठीक है, ये सॉइल के अंदर पानी है, तो हम ये स्टील केजिंग डालते हैं, तो और इधर से हम क्या भेजते हैं, अल्ट्रावायलेट मतलब रेडियो एक्टिव किरणें भेजते हैं, और इधर से डिटेक्टर। अब जैसे यदि पानी यहाँ बीच में है, पानी है बीच में, तो कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी, लूज एनर्जी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा, लूज एनर्जी होगी, तो वो जो लूज एनर्जी है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, और ये हमें बता देगा कि सॉइल के अंदर कितनी वाटर कंटेंट होगी, और जितने पानी होगा इतनी लूज एनर्जी होगी। अब आता है एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड में हम क्या करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज एडेड टू दी सॉइल सैंपल टू द इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, क्या कि मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो ऐड की जाती है हमारे सॉइल सैंपल में, जिससे हमारी इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, मतलब क्या बढ़ जाता है, इवोपरेशन की रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। द ऑब्जर्वेशन स्टेप आर दी सेम एज द सेम बात मेथड। ठीक है, ये बिल्कुल सेम बात मेथड की तरह है, क्या है, कुछ नहीं है, एक सॉइल सैंपल लेंगे, सॉइल सैंपल में हम अल्कोहल मिला देंगे, कौन सा, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट मिलाने के बाद उसमें आग जला देंगे, आग जलाने के बाद वो क्या होगा, वो अपने आप ही जो पानी है वो जल जाएगा, जलने के बाद फिर वो ड्राई सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर फाइनल वेज करने लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ये फील्ड मेथड है, ये पोर्टेबल एंड ईजी। नो टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें नो टेम्परेचर कंट्रोल तो हम कर ही नहीं सकते टेम्परेचर को। नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स और सॉइल्स विद हाई जिप्सम कंटेंट, ये सुटेबल नहीं है ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए और हाई जिप्सम कंटेंट के लिए। अब आता है टोरेशनल बैलेंस मेथड। टोरेशनल बैलेंस मेथड, 250 वाट इंफ्रारेड बल्ब्स, है ना, 220-230 वोल्ट 50 सेट सिंगल फेज इमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन।
ये 200 वाट 220 से लेकर 230 वाट तक ये क्या है, इंफ्रारेड किरणें भेजते हैं। 50 गीगाहर्ट्ज से सिंगल फेज की किरणें होती हैं। ठीक है, वही है बिल्कुल उसी की तरह, रेडिएशन मेथड की तरह। दिस रेडिएशन ड्राइज द मोइस्ट सॉइल सैंपल प्लेस ऑन द टॉरशनल बैलेंस as water evaporate the torque generated due to weight losses in measure। जितना आपका वेट, आप मतलब कहने का मतलब है कि जितना पानी इवेपोरेट होगा इतना टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, जितना टॉर्क जनरेट होगा इसका मतलब ये है वेट लूज हुआ है। किसका? पानी की वजह से वेट लूज हुआ है। द टॉर्क वैल्यू इज कैलिब्रेटेड टू द इंडिकेट वाटर कंटेंट डायरेक्टली। ये फीचर क्या है? लैब बेस्ड मेथड है, नॉट सुटेबल फॉर फील्ड यूज। यूज कहाँ करते हैं? यूज इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर ड्राइंग, है ना। कहाँ? इंफ्रारेड रेडिएशन करते हैं उसमें। ये लैब बेस्ड मेथड है, फील्ड में हम यूज नहीं कर सकते। प्रोवाइड क्विक रिजल्ट कंपेयर टू ओवन ड्राइंग। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल सेटअप एंड कैलिब्रेशन। सुटेबल फॉर रूटीन लैब टेस्टिंग फॉर वाटर कंटेंट। ये suitable for routine lab testing of water content। पिग्नोमीटर मेथड। पिग्नोमीटर मेथड एक लैब मेथड है, इसको जनरली हम यूज करते हैं वाटर कंटेंट इन सॉइल्स। दिस पिग्नोमीटर इज 90 ml bottles with brass cone caps and small holes 6 at the top centers। This method is used only when the specific gravity of a soil solid is already known। ये एक प्रकार का लैब मेथड है, इससे हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। ये पिग्नोमीटर मेथड है, जो 90 ml की बोतल होती है। ठीक है, 90 ml की बोतल है, वो उसके ऊपर ब्रास फोम ढक्कन होगा, उसमें बीच में एक 6 mm का होल होगा। ठीक है, टॉप सेंटर में ये कह रहा है। ठीक है, इसमें जैसे बीच में होल है, बीच में कह रहा है। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल सॉलिड इज ऑलरेडी नोन। ये मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हमें पहले से पता हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ वाटर कंटेंट इज यूज्ड। ये This is because the formula of for water content use G। इस फॉर्मूले का यूज जब करते हैं जब हमें जी का पता हो। विदाउट जी यू कैन नॉट कैलकुलेट द वाटर कंटेंट करेक्टली। जी के बिना हम आसानी से वाटर कंटेंट पता नहीं कर सकते। इसमें क्या है, एम्प्टी वाटर लेंगे 900 ml, ये है पूरा साइज। ब्रास कॉनिकल 6 mm का डाया कैप है। पहले लेंगे एम्प्टी पिग्नोमीटर, उसका वेट करेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, फिर उसका वेट करेंगे, गीली मिट्टी। अब क्या है, गीली मिट्टी के अंदर हम पानी डालेंगे। गीली मिट्टी के अंदर पानी डालेंगे, लेकिन उसमें हम स्टिंग से हिलाएंगे, जिससे हमारे जो एयर बबल्स हैं मिट्टी के अंदर वो रिमूव हो जाए हिलाने के बाद। तो वाटर रिमूविंग एयर बबल्स एंड फिलिंग टू दी मार।
चौथा आपका वाटर है। ना पहले पहले खाली बर्तन जो पिक्लोमीटर उसका वजन करेंगे, फिर उस पिक्लोमीटर में थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, उसका वजन करेंगे, फिर उसमें गीली मिट्टी डालने के साथ फिर उसमें पानी डाल देंगे, उसको हिलाएंगे, हिलाने मतलब उसको उसमें से जो एयर है उसमें निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसका वेट करेंगे, हिलाने के बाद फिर खाली पानी भरने के बाद पिक्लोमीटर के फिर उसका वजन करेंगे। मोस्ट सॉइल इज यूज्ड, इसमें क्या है बेटा, एक चीज याद रखना, इसमें मोस्ट सॉइल यूज करेंगे पिग्नोमीटर मेथड में वाटर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। भाई गीली, हमें यही तो वाटर वाटर कंटेंट यही तो बताता है कि सॉइल के सॉलिड में कितना पानी मौजूद है, तो ये भी सॉइल है और इसमें यही इसमें बताना है कि इसमें जो सॉइल मौजूद है उसमें पानी कितना मौजूद है, तो ये हमें पता करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन विद रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब कि आपके मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल है, ठीक है। एयर बबल्स मस्ट बी रिमूव बाय स्ट्रेन, ठीक है। डिस्टिल वाटर इंश्योर एक्यूरेसी, डिस्टिल वाटर हम इंश्योर डिस्टिल वाटर इंश्योर एक्यूरेसी, पीएच शुड बी न्यूट्रल 7, नॉट 1 एज ए मिस्टेकली नोटेड, नॉट वर्क बेस्ट फॉर कोहेजन लेस सॉइल्स, है ना। ये ये बेस्ट वर्क काम करेगी कोहेजन लेस सॉइल्स में, जैसे कि लाइक सैंड एंड सिल्ट, बिकॉज इट इज हार्ड रिमूव ट्रैप एयर फ्रॉम कोहेसिव सॉइल्स। भाई जाहिर सी बात है, कोहेसिव सॉइल्स में आपके जो ट्रैप एयर है वो हम रिमूव नहीं कर सकते, वो उसको रिमूव करना बहुत हार्ड है, लेकिन आप जो कोहेजन लेस सॉइल्स है जैसे कि सैंड एंड सिल्ट, इसको हम आसानी से इसमें से एयर हम रिमूव कर सकते हैं। क्विक रिजल्ट, टिपिकल कंप्लीट विद इन 10 से 20 मिनट, 10 से 20 मिनट में इसे टाइम लगेगा। अब आते हैं क्या, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट पिग्नोमीटर मेथड के द्वारा कैसे निकाला जाता है, देखो समझो, हमें पता है वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ ड्राइड सॉइल सॉलिड, ठीक है। ये है आपका कंटेनर पिग्नोमीटर, ठीक है। पहले करेंगे हम पिग्नोमीटर का मास, वजन करेंगे, फिर पिग्नोमीटर के बाद हमने मैंने बताया थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, गीली मिट्टी, उसका वजन करेंगे, फिर पिग्नोमीटर के साथ हम गीली मिट्टी के साथ पानी का वजन करेंगे M3, और फिर पिग्नोमीटर के साथ हम क्या करेंगे, पिग्नोमीटर के वजन के साथ हम वाटर मिला के उसका वजन करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। अब क्या है, मॉइस्ट सॉइल मास, यदि हमें गीली मिट्टी का वजन पता करना है तो हमें पता पड़ जाएगा, M2 में से M1 माइनस कर देंगे। M2 क्या है हमारा, मास ऑफ पिग्नोमीटर प्लस में मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल के साथ उसमें पिग्नोमीटर है, यदि हम मॉइस्ट सॉइल में से पिग्नोमीटर का वजन माइनस कर दें तो हमें पता पड़ जाएगा मॉइस्ट सॉइल कितनी है हमारी। हाँ, तो इसमें यही करा है कि मॉइस्ट सॉइल मास M2 माइनस M1, दिस इंक्लूड ड्राई सॉइल मास विद वाटर मास। दिस इंक्लूड ड्राई सॉइल मास प्लस में वाटर मास, ये आ जाएगा।
मतलब सूखी मिट्टी के साथ साथ गीली मिट्टी भी तो होगी, जब तो वही जाहिर सी बात है, M2 माइनस M1। तो पहले हमने क्या करा था, देखो समझो कि मॉइस्ट सॉइल मास है M2 माइनस M1, ठीक है, हमें गीली मिट्टी पता पड़ जाएगा। और यदि गीली मिट्टी में से हमें M2 माइनस M1 से ये पता पड़ जाएगा कि हमारी गीली मिट्टी कितनी है, और उसमें से भी हम मास ऑफ सॉलिड, या कह सकते हैं मास ऑफ जो सॉइल के रेन है सॉलिड के, वो माइनस करते तो पानी पता पड़ जाएगा कि हमारे सॉइल के अंदर कितना पानी मौजूद है। ऐसा कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा मास ऑफ सॉलिड कितना है, M2 कितना है, M1 कितना है। ठीक है भाई, M2 में से M1 माइनस करेंगे तो MS पहुंच जाएगा। ये पिक्रोमीटर है, ठीक है, या मैंने M2 कर लो या W2 कर लो, ठीक है भाई। गीली मिट्टी में से पिक्रोमीटर का वजन घटाएंगे तो गीली मिट्टी बचेगी, और गीली मिट्टी में से भी यदि हम सॉइल के सॉलिड को माइनस कर दें तो पानी बचेगा। तो हाँ, यही करा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉलिड बराबर क्या होगा, ठीक है, M2 माइनस M1 और माइनस MS, ठीक है, समझ में आई। तो इसमें लिख दिया है, हमें हम सबको पता है एक चीज और याद करने लेना कि, ठीक है, क्योंकि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है मैंने बता दिया, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर का ये हमने बता दिया, वेट ऑफ वाटर, या आप कह सकते हैं इधर, एक मिनट, इरेज है, हाँ है, वेट ऑफ वाटर। यहाँ लिखो वेट ऑफ वाटर, इसे काटो, कठिन रहा, रबड़ इरेज से हो रहा इरेज। इसमें लिखा है कि वाटर कंटेंट बराबर है वेट ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ ड्राइड सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर हमारा कितना बैठेगा, M2 माइनस M1 माइनस MS। तो आई नो, हम सब जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो हमें मास ऑफ, अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी, और ये हो जाएगा मास बराबर डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। यदि हम मास निकालना चाहें किसका, सॉइल का, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि जितना इसमें जो क्वेश्चन है, एक चीज जो देखो कि जितना इसमें सॉइल है, जितना इसमें ये सॉइल है, और इस W4 में से W3 माइनस करेंगे तो इतना ही तो वाटर डिस्प्लेस होगा जितना ये सॉइल के सॉलिड होंगे या सॉइल होगी। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे यदि W4 में से W3 माइनस कर दें
सॉलिड बचेंगे, ठीक है, या इतना ही पानी बचेगा जितना सॉलिड होंगे, ठीक है। देखो ये इतना ही तो बचेगा, ये इतना इतना पानी बचेगा। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं जितना ये सॉलिड का वॉल्यूम है इतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। हाँ हाँ सर, यही कह रहे हो, ठीक है। तो समझो, देखो इसमें लिखा है जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा इतना ही क्या, अब वाटर का भी होगा, क्योंकि हमारा जो वाटर है डिस्प्लेस हो गया, समझ लो। देखो एम डू बराबर है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल सॉलिड जो डिस्प्लेस करा है, ठीक है। ठीक है, तो हम अब जानते हैं जी बराबर होता है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये तो पता ही है। तो ये देखो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा करा हमने, इसे दूसरे पेज पे समझेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इसने फिर बाद में क्या करा कि हमारे जो एक चीज समझो, देखो मास ऑफ आपका सॉलिड बराबर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ आपका वाटर, यही तो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और मास ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डिस्प्लेस सॉइल सॉलिड, ठीक है। इतना ही तो वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ले लिया क्या, वी एस हमारा कॉमन है तो इन दोनों को ले लिया कॉमन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एस अपॉन में एम डब्ल्यू बराबर ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हम बोल देंगे इसको जी, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है जी। तो एम एस बराबर एम डब्ल्यू इंटू जी, और इसकी घर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आया, तो एम एस बराबर जी इंटू एम डब्ल्यू, ये आ गया। तो यही है, यही लाना है हमें। ये समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये क्या करा कि ये चीज समझो कि यदि हम W4 में से W3 को माइनस करते हैं तो उतना ही पानी हमारा बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, इतना ही पानी बचेगा जितना कि सॉलिड होंगे, जितने हमारे सॉइल के सॉलिड होंगे जितने होंगे इतना ही हमारा क्या बचे, इतना ही पानी यहाँ डिस्प्लेस होगा, ठीक है। भाई W4 में से W3 माइनस करेंगे तो सॉइल के सॉलिड बचेंगे, तो कितना बचेंगे, जितना आपके वॉल्यूम के सॉलिड होंगे इतना ही सेम इधर होगा। हाँ सर समझ गए। तो अब हमें वेट ऑफ वाटर तो पता पड़ेगा, लेकिन हमें वेट ऑफ क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉइल के सॉलिड का, सॉइल के सॉलिड का वेट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम सब जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना रहेगा, जितना कि, अब समझिए, देखो रिलेशन बिटवीन सॉइल मास एंड वाटर डिस्प्लेस्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू ओवन वॉल्यूम, जितना आपका डिस्प्लेस वाटर होगा इतना ही आपका सॉइल एडिट होगी, मतलब जितना आप सॉइल एडिट करेंगे इतना ही आपका वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है जी। तो एम एस बराबर है डेंसिटी इंटू डेंस, मतलब मास ऑफ सॉलिड बराबर है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जितना है उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अब यदि हम निकाल रहे हैं वाटर, मास ऑफ द वाटर बराबर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, ये आ गया। तो एम एस की वैल्यू में पता पड़ गई, एम एस की वैल्यू है जी इंटू एम डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो M3 में से M4 माइनस करा, ठीक है, ऐसे तो करा, बराबर क्या करा हमने, एम एस में से एम डब्ल्यू माइनस करा, क्योंकि
ये है और ये है, मास ऑफ सॉलिड में से हमने मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा, ठीक है सर। हमें पता है कि मास ऑफ सॉलिड क्या है, जी इंटू एम डब्ल्यू, ठीक है, और माइनस एम डब्ल्यू, ठीक है, M3 माइनस M4 बराबर, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमने एम डब्ल्यू को ले लिया कॉमन, एम डब्ल्यू इंटू जी माइनस वन, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जो है हमारा, ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं कि M3 माइनस M1 या M4 जी माइनस वन, ये आ गया हमारा क्या, मास ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, हमें मास ऑफ वाटर पता पड़ेगा तो इतना ही हमारा क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड। भाई जितना आपका वाटर डिस्प्लेस होगा इतना ही सॉलिड होंगे, भाई जितने हमारे सॉलिड है इतनी तो वाटर डिस्प्लेस होगा, हाँ, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो एम एस बराबर M3 माइनस M4 इंटू जी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। अब हमें एम डब्ल्यू को पता पड़ गया, मान कि एम डब्ल्यू बराबर है M3 माइनस M4 जी माइनस वन, ठीक है। हमारा हमारा फॉर्मूला है एम एस, मतलब कितने मास ऑफ सॉलिड कितने होंगे, बराबर है जी इंटू एम डब्ल्यू। तो एम डब्ल्यू का हमें वैल्यू पता पड़ गई, एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, M3 माइनस M4 इंटू, नीचे क्या था, नीचे था हमारा जी माइनस वन, जी माइनस वन, ठीक है, ये पता पड़ गया। तो ये जो जी है, ठीक है, ये हमारा मतलब ये हमारा क्या है, एम डब्ल्यू, और एम एस बराबर क्या हो गया, जी इंटू, और एम डब्ल्यू की जी आ गया M3 माइनस M4 जी माइनस ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होएगा M3 माइनस M4 इंटू जी माइनस वन, ये बचेगा, ये बचेगा क्या, एम एस। तो हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो M2 माइनस M1 इंटू ये, और एम एस क्या है हमारा ये, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे जब होगा, देखो, और एक चीज देखो, इधर भी एम एस है, इधर भी एम एस है, एम एस को हमने ले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद ऐसे होने के बाद ये जब ऐसा बचेगा, और ये मतलब ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेट के टर्म में तो ये है, और आपका मास की टर्म में ये है, मास की टर्म में ये M2 माइनस M1 अपॉन में M3 माइनस M4 जी माइनस वन अपॉन में जी माइनस वन इंटू 100, और ये है, ठीक है, हम वाटर कंटेंट पता कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड तो भाई अलग है, फिर दूसरा मेथड भी है, उस दूसरे मेथड को रहने दो, लेकिन अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है कि कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड के मुकाबले कोई हमारी सॉइल के सॉलिड या कुछ भी जो वो है सॉलिड है, वो कितना
भारी है, कितना हल्का है, उससे पता पड़ता है कितना है वो, ठीक है, वाटर के हिसाब से। वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर, वेट ऑफ पिग्नोमीटर एंड ड्राई सॉइल्स, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल्स प्लस वाटर, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब क्या है, जब हम उसमें ले रहे थे हम गीली मिट्टी, इसमें लेंगे अब हम गीली सूखी मिट्टी। यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो यहाँ लेंगे ड्राई सॉइल। देखो ms बराबर m2 माइनस m1, तो ये तो होगा बिल्कुल सेम, ठीक है। और हमारा कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉइल, मतलब सॉइल ने कितना वाटर को डिस्प्लेस किया उसका मास बताइए, है ना। वाटर को डिस्प्लेस किया कितने सॉइल ने, तो भैया देखो W2 में से W-1 करेंगे तो ये आएगा ये आ जाएगा सॉइल के सॉलिड, ठीक है। और W3 में से W4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, सॉइल के सॉलिड जो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये हमें पता पड़ जाएगा। बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है, देखो हमें पता है मास ऑफ सॉलिड क्या है, W2 में से W1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉलिड। और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होएगा, M2 W2 में से W1 करेंगे तो आ जाएंगे जितने हमारे सॉलिड है, और W3 में से W4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पानी। तो दोनों पता पड़ जाएगा कि मतलब सॉलिड में से हम पानी को माइनस करेंगे तो ये हमें पता पड़ जाएगा कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, है ना। कोई चीज है, ठीक है, या फिर हम इसको पिग्नोमेट्री द्वारा कर सकते हैं। ये हमारी चीजें थी। अब आते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल वही है, ठीक है। W2 ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लाया हूँ, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेशन करनी है, W1 है 480 ग्राम, है ना, W2 है 700 ग्राम, यदि हमने पानी मिला दिया तो 1500 है, और हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है, तो कैसा करेंगे, देखो W है 700, W2 700, और W1 है कितना 480, तो 220 ग्राम बचा, है ना। W3 माइनस W4, तो 1515 में से 17 करेंगे तो 138 ग्राम बचा। जी हमारा आ जाएगा फिर कितना, 220 अपॉन में 338, तो ये आ ही गया। और हम W2 माइनस W1 भी करते हैं, तो 220 में से ये भी माइनस करेंगे तो हमारा इतना आएगा, और फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, जी बराबर होएगा कम से कम 2.68, मतलब पानी के वेट से ये 2.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। और देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए हम तीन चीज़ लेते हैं। देखो 500 ml की डेंसिटी बोतल लेंगे, 500 ml का फ्लास्क लेंगे, पिग्नोमीटर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि पिग्नोमीटर लेंगे, नहीं, अलग अलग मेथड भी हैं। 500 ml की जो डेंसिटी बोतल है वो किसी भी प्रकार की सॉइल्स का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर सकते हैं। ये मोर वर्सटाइल है, एक्यूरेट फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, कोर्स सॉइल्स, सॉरी। जो आपकी 500 ml फ्लास्क है वो कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए, कैसे, वो आपके कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए। जो 500 ml फ्लास्क होगी वो कोई कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए होगी, कॉमनली यूज्ड इन लैव एंड सैंड एंड ग्रेवल्स, इसको हम सैंड एंड ग्रेवल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो पिग्नोमीटर है वो भी कोर्स ग्रेन के लिए होगा। हम ये क्यों बोल रहे हैं, देखो पिग्नोमीटर का हमें पता है 900 ml होता है ना साइज, और इसका होता है 500 ml। तो जितना बड़ा साइज है ये, तो 500 ml का 500 ml मतलब है कि कोर्स ग्रेन इसमें आसानी से आ सकते हैं। और कोर्स ग्रेन के मतलब सबको पता है कि कम स्पेसिफिक सरफेस होता है, कम स्पेसिफिक सरफेस की वजह से हम इसके वर्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। और पिक्नोमीटर में भी यही होगा कि हम यदि भाई इसका साइज भी बड़ा है तो इसमें हम कोर्स ग्रेन डालेंगे, आसानी से हम इसका क्या कहते हैं सरफेस में से वर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। पिग्नोमीटर मैटर कैन बी यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स। पिग्नोमीटर जो मैटर है वो हम फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए भी कर सकते हैं। जब कब कर सकते हैं, जब हम उसमें केरोसिन मिला दें। क्या है कि यदि हम पानी मिलाएंगे, है ना, तो पानी जो है एक प्रकार से हमारे नॉन पोलराइज मैटर बोल, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखो पानी जो है ना हमारे जो वॉइड है एक प्रकार से, या एयर है उसको आसानी से नहीं निकाल सकता,
पिक्रोमीटर मेथड में। तो हम क्या करते हैं, पिक्रोमीटर मेथड में हम केरोसिन यूज करते हैं। तो केरोसिन में क्या है कि जो आपके जो पानी और सॉइल के बीच में जो ट्रैप हो जाती है एयर, है ना, और उन दोनों के जो बॉन्ड है उनको खोल देता है, उनको लूज कर देता है पानी और सॉइल के। तो जैसे ही लूज होगा तो उन दोनों के बीच में जो वॉइड होंगे वो आपस में धीरे 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 रिमूव होने लग जाएंगे। तो इसलिए हम केरोसिन का यूज करते हैं एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए। तो इसमें मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छी चीजें हैं। यदि हम आपको पिक्रोमीटर मेथड यूज कर रहे हैं और हमें अपनी फाइन ग्रेन सॉइल्स के भी करना है तो केरोसिन हम डाल सकते हैं। केरोसिन से हमें अच्छा पता पड़ जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें लिखा भी है वाई यूज केरोसिन इज पिक्रोमीटर। प्रॉब्लम है कि वाटर यदि हम मिलाएंगे फाइन सॉइल्स में तो क्या होगा, देखो, फाइन ग्रे सॉइल्स क्ले एंड सिल्ट ट्रैप एयर बबल्स व्हेन मिक्स इन विद वाटर। यदि हम क्ले एंड सिल्ट पानी में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें एयर जो बबल्स हैं वो ट्रैप होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ही आपने देखा है कि वो फायर ग्रेन सॉइल्स है, दैट हैपन ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा, ये जो इस कारण हाई सरफेस टेंशन होगा वाटर में, तो वो गीला कह सकते हैं। उसमें रिजल्ट ये आएगा कि इनएक्यूरेट मेजरमेंट होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। एडवांटेज क्या है केरोसिन का, कि केरोसिन है लोअर सरफेस टेंशन कंपेयर टू वाटर। वाटर के मुकाबले आपका सरफेस टेंशन कम होता है केरोसिन में। तो ये पेनिट्रेट हो जाता है आसानी से सॉइल के पोर्स में, ठीक है। और सॉइल के पोर्स में जब जो खाली स्थान है उसमें आसानी से चला जाएगा, तो जो इंट्रैप एयर होगी वो आसानी से डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब रिमूव होने लगती है। दिस लीड बेटर एक्यूरेसी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। इसलिए हम आसानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन ये है कि आप सब जानते हैं नॉन पोलराइज लिक्विड जो है, जैसे कि हमारा वाटर जो है वो पोलराइज है। तो पोलराइज मतलब बांधे रखता है उसको, सॉइल ग्रेन को और उसको पानी को। और यदि नॉन पोलराइज है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएं जैसे बाय चांस, तो कौन कौन से केरोसिन, नेप्था, पैराफिन वैक्स, इनको मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इससे ये अलग अलग हो जाते हैं और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एयर बबल्स को। केरोसिन का फॉर्मूला यही है कि जी पी बराबर है एम टू माइनस एम, वो ये सेम है, एम फोर माइनस एम थ्री प्लस में एम टू माइनस जी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, द इन डेंसिटी बोतल ओनली केरोसिन इज यूज्ड। वाई डेंसिटी बोतल मेथड इज प्रेफर्ड फॉर क्लेस, ठीक है। डेंसिटी बोतल क्यों हम क्लेस के लिए प्रेफर मानते हैं, क्योंकि जो 50 ml की होती है। क्यों? क्योंकि जो फोर फोर फाइन ग्रेन सॉइल्स लाइक क्ले एंड सिल्ट जो भी है, दी डेंसिटी बोतल मेटल इज ऑफ्टन प्रेफर बिकॉज, क्यों करते हैं, देखो, इट अलाउ बेटर एयर बबल्स रिमूवल ड्यू टू द यूज फॉर ऑफ केरोसिन विच हैज लोअर सरफेस टेंशन देन वाटर। अच्छा, 50 ml की जो डेंसिटी बोतल है उसमें पहले ही केरोसिन का यूज करते हैं, जिससे हमारे एयर बबल्स जो रिमूव होने लगते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि वाटर से आपकी सरफेस टेंशन कम होती है, किसमें, केरोसिन में। इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट। ये प्रोवाइड करता है मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट को, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट के मुकाबले में। और दिस बोतल डिजाइन इनेबल थ्रू मिक्सिंग एंड सेटलिंग। ये मतलब ये ऐसा डिजाइन करा गया है कि इसमें आसानी से मिक्सिंग भी कर जा सकते हैं और आपका सेटलिंग भी कर सकते हैं, और आपकी जो मिनिमम एयर है वो उसमें कम बचेगी, एयर ट्रैप नहीं हो पाएगी, ठीक है। It is a suitable for all soil type including cohesive soil where pygnometer and flux method by fuel, ठीक है, ये होता है। अब ये समझो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन मैंने बताई दी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें जोड़ रखे हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जब यदि केरोसिन होता है, देखो, एक सॉइल सैंपल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर के हिसाब से है जी की वैल्यू 2.40 और यूनिट वेट ऑफ केरोसिन है 8.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ठीक है। तो वाटर ऑफ कैरोसिन मतलब यूनिट वेट ऑफ कैरोसिन की वैल्यू कितनी आएगी 2.0, और हमें पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर की क्या है 1, तो जी हमारी पता ही है, जी क्या है 2.40। हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्या वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूनिट वेट मेथड। यूनिट वेट मेथड हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमने दो मेथड समझ लिए इसमें, कौन कौन से मेथड समझे, वाटर कंटेंट समझा, स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आई होप आप चीज़ों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। यदि चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं यूनिट वेट में, ठीक है। ओके।